बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस। ये नीचे हमें कुछ सीक्वेंस दी गई हैं, या आप ये कह सकते हैं कुछ नंबर सीक्वेंस दी गई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस आ रही हैं, मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं, इनमें हर नंबर में कोई खास नंबर ऐड किया जा रहा है तो हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो हमें वो नंबर मालूम करना है जो कि इस सीक्वेंस की हर नंबर में ऐड किया जा रहा है, तो हमें उससे अगले वाला नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस या नंबर सीक्वेंस किसको कहते हैं। जब भी कुछ नंबर्स को इस तरह इकट्ठा करके किसी खास तरतीब से लिखा जाए, अब यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनमें कोई खास तरतीब है, वो तरतीब अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक सीक्वेंस है, ये भी जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें भी कोई खास तरतीब है। तो जब कुछ नंबर्स को इस तरह इकट्ठा करके किसी खास तरतीब के साथ लिखा जाए, तो इस तरह का जो नंबर्स का मजमुआ होता है, या इस तरह नंबर्स को जब इकट्ठा करके लिखते हैं, तो इसको नंबर सीक्वेंस या सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सीक्वेंस की डेफिनेशन। इस सीक्वेंस में ये जो मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, या अगर आप नीचे सीक्वेंस पे आ जाए, यहाँ पर 12 है, 17 है, 22 है, 27 है, ये जो मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं इनको सीक्वेंस की टर्म्स कहा जाता है, TERMS टर्म। ठीक है, अब ये जो 4 है ये इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये 8 जो है इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, इसी तरह ये 12 जो है इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म है, और ये 16 जो है इस सीक्वेंस की चौथी टर्म है, और ये डॉट 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 का मतलब होता है कि ये सीक्वेंस आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस बनी है इसकी ये जो टर्म्स आ रही हैं, इन टर्म्स में कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है जिस बेसिस पे ये सीक्वेंस बनी है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई है, तो अब हमने देखना है कि ये नंबर सीक्वेंस कौन सी तरतीब से बनी है, यानी कि इस नंबर सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही हैं इनमें कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है ये सीक्वेंस हासिल करने के लिए। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब हमने ये मालूम करने के लिए कि इस सीक्वेंस की हर टर्म में कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस सीक्वेंस की ये जो दूसरी वाली टर्म है, ये जो दूसरे वाला नंबर है, इसमें से इस सीक्वेंस की पहली वाली टर्म या ये जो पहले वाला नंबर है हम माइनस करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो जो वैल्यू है वो हर टर्म में ऐड की जा रही है। ठीक है, तो पहले हम वो डिफरेंस मालूम करते हैं। तो देखें मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि हम ये सेकंड और फर्स्ट टर्म के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे। तो देखिए मैंने 8 लिखा और -4 कर दिया, सेकंड टर्म -4 करें तो आपको आंसर मिलेगा 4। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये जो 4 नंबर है ये इस सीक्वेंस में हर टर्म में ऐड किया जा रहा है अगली टर्म की वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, अगली टर्म की वैल्यू हासिल करने के लिए। जैसे अब ये 4 है, 4 में आप 4 ऐड करें तो 8 आ जाता है, इसी तरह 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस बन रही है इसमें पिछली टर्म में क्या ऐड किया जा रहा है, 4 ऐड किया जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 4 है। तो इस तरह हमने इस सीक्वेंस के लिए वो नंबर मालूम कर लिया जो कि इस सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म में ऐड किया जा रहा है, तो हमें इस सीक्वेंस की अगली टर्म मिलती जा रही है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि ये मैंने लिखा है, सो 4 इज एडेड, कि ये सीक्वेंस हासिल करने के लिए हम इस सीक्वेंस की हर टर्म में 4 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 पे आ जाए, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब हमें ये देखना है कि इस सीक्वेंस में इसकी जो टर्म्स आ रही हैं इनमें कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो सेम जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया, हम क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी, वो जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर हर सीक्वेंस में ऐड किया जा रहा होगा इस सीक्वेंस की टर्म्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो देखें मैं लिखूंगा, मैंने सेम जिस तरह के पार्ट 1 में लिखा, यहां पर लिखा डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि सीक्वेंस की सेकंड और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है ये मैंने लिख दिया 17 - 12। मैंने सेकंड टर्म लिखी और माइनस मैंने पहली वाली टर्म लिख दी। अब इन दोनों को माइनस करें तो आपको डिफरेंस की वैल्यू मिलती है 5। आपको मैंने बताया इसको डिफरेंस भी बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की हर टर्म में 5 को ऐड किया जा रहा है इस सीक्वेंस की अगली टर्म हासिल करने के लिए। अब देखें 12 में आप 5 ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा आपको, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 मिलेगा, 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा, और इस तरह ये सीक्वेंस आगे चलती जा रही है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में लिखा था कि ये आ जाएगा सो 5 इज एडेड। कि ये सीक्वेंस हासिल करने के लिए आप इस सीक्वेंस की पिछली टर्म में 5 ऐड करते जाएं तो आपको इस सीक्वेंस की अगली टर्म मिलती जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है। अब हमने देखना है कि इस सीक्वेंस की जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनमें कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने सीक्वेंस लिखी। अब यहां पर भी सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व किया था, हम ये करेंगे कि हम इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखें सेम जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था, ये मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होगा तो मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख दी। ठीक है, तो 34 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस, या आपको मैंने बताया इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, तो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें मिली 6। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में हर टर्म में 6 को ऐड किया जा रहा है अगली टर्म हासिल करने के लिए। अब देखें 28 में आप 6 ऐड करेंगे तो 34 मिलेगा, 34 में 6 ऐड करें तो 40 मिलता है, और 40 में आप 6 ऐड करें 46 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखा था, ये आ गया सो 6 इज एडेड, यानी कि ये सीक्वेंस हासिल करने के लिए आप इस सीक्वेंस की हर टर्म में 6 को ऐड करते जाएं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप पार्ट 4 पे आ जाएं, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है। तो अब इस सीक्वेंस में हमने देखना है कि कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है इस सीक्वेंस की अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने सीक्वेंस लिखी। अब सेम जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट में सॉल्व किया, पहले हम जो है डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने 106 लिखा, यानी कि ये सेकंड टर्म लिखी, और इसमें से माइनस कर रहा हूं 101, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी इस सीक्वेंस की, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यानी कि इस सीक्वेंस की जो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो 5 है। इसका मतलब है कि हम इस सीक्वेंस की हर टर्म में 5 को ऐड करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी। अब देखें 101 में आप 5 को ऐड करें तो 106 हो जाता है, 106 में 5 को ऐड करें तो 111 या 111 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप 111 में 5 को ऐड करेंगे तो 116 मिल जाएगा। इस तरह ये सीक्वेंस आगे चलती जाए। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि ये मैंने लिखा सो 5 इज एडेड, यानी कि ये इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो हासिल करने के लिए हम हर पिछली टर्म में 5 ऐड करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। ये नीचे हमें कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो ये जो सीक्वेंसेस हैं इनमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल किया जा रहा है, तो हमने वो नंबर मालूम करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस या नंबर सीक्वेंस किसको बोलते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब कुछ नंबर्स को इस तरह इकट्ठा करके लिखा जाए और उनमें कोई खास तरतीब हो। अब ये कुछ नंबर लिखे गए हैं तो इनमें कोई खास तरतीब है, अभी हम देखते हैं कि वो क्या खास तरतीब है। तो जब कुछ नंबर्स को इस तरह किसी खास तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाए तो ये जो नंबर्स का मजमूआ होता है इसको सीक्वेंस बोलते हैं, या इसको नंबर सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो सीक्वेंस है या नंबर सीक्वेंस है, इसमें ये जो मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे होते हैं इनके लिए लफ्ज यूज किया जाता है टर्म, TERM टर्म। ठीक है, अब ये 3 जो है इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये 6 इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, इसी तरह ये 12 जो है इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, और ये 24 इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है, और ये डॉट 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 का मतलब है कि ये सीक्वेंस आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस किस तरतीब से बनी हुई है, यानी कि इस सीक्वेंस में हर टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ रही है। तो हमने देखना है कि वो खास नंबर कौन सा है। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व किया था, मैं आपको दिखाता हूं, वहां पर हमसे कहा जा रहा था कि व्हाट नंबर इज एडेड। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं इनमें कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा है, ये सीक्वेंसेस हासिल करने के लिए कोई खास नंबर ऐड किया जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर हमने ये किया था कि हमने जो सीक्वेंस थी उसकी पहली और दूसरी टर्म के दरमियान डिफरेंस निकाला था। हमारे पास जो डिफरेंस आता था वो जो नंबर होता था वो नंबर हम इस सीक्वेंस की हर टर्म में ऐड करते जाते तो हमें अगली टर्म मिलती जाती। ठीक है, यहां पर एडेड का लफ्ज था इसलिए हमने सीक्वेंस की पहली और दूसरी टर्म को माइनस किया था। लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आ जाएं
तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर एडेड था, यानी कि कौन सा नंबर 8 दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर चूंकि मल्टीप्लाइड है तो यहां पर हम ये करेंगे कि हम इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उस पे पहली टर्म को डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो नंबर आएगा उस नंबर से इस सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम लिखेंगे, देखें मैंने लिखा है द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि हम सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। जब किसी एक नंबर पे दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाता है और हमें जो आंसर मिलता है उसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा था डिफरेंस, क्योंकि वहां पर हम माइनस कर रहे थे। अब यहां पर चूंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने लिखा है रेशियो। ठीक है, तो अब इस सीक्वेंस की ये सेकंड टर्म 6 है, ये मैंने 6 लिखा और उस पर डिवाइड कर रहा हूं सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को, तो हमें आंसर मिल रहा है 2। ठीक है, अब ये जो 2 हमारे पास नंबर आया इसको रेशियो या कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। ये जो नंबर हमारे पास आया है इस नंबर से अगर हम इस सीक्वेंस की ये मुख्तलिफ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस सीक्वेंस की अगली टर्म मिलती जाएगी। जैसे देखें, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलता है, यानी कि हमें सेकंड वाली टर्म मिल गई। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलता है, यानी कि हमें इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म मिल गई। इसी तरह 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा और इस तरह आगे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में हर टर्म किस तरह हासिल की जा रही है, हम हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास फिर रेशियो या कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मैंने लिखा सो 2 इज मल्टीप्लाइड, कि ये जो सीक्वेंस है इसमें ये जो टर्म्स आ रही हैं इनको हासिल करने के लिए आप हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने ये रेशियो की वैल्यू यहां पर फाइंड की। हमने सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, हमें ये नंबर मिला, तो यहां से हमें पता चला कि हमने हर टर्म को, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सीक्वेंस की अगली टर्म हमें मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो हमने देखना है कि ये जो सीक्वेंस में जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं इन टर्म्स को कौन से खास नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, पहले हम रेशियो या कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है उस पर पहली टर्म को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है 10, इस पे आप डिवाइड करें इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म यानी कि 5 को, तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो हमारे पास इस सीक्वेंस की जो रेशियो या कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसकी हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती जाती है। जैसे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा, और इसी तरह ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में लिखा था, मैंने लिखा सो 2 इज मल्टीप्लाइड, यानी कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है इनको हासिल करने के लिए आप हर पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती जाती है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 पे आ जाए, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो अब हमने ये देखना है कि इस सीक्वेंस में जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल किया जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब सेम यहां पर भी हम इस सीक्वेंस के लिए पहले रेशियो या कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिखा है द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उस पे आप डिवाइड करें फर्स्ट टर्म को। तो मैंने 18 डिवाइडेड बाय 6 लिख दिया। अब 18 पे 6 को डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 3, यानी कि इस सीक्वेंस की जो रेशियो या कॉमन रेशियो की वैल्यू है 3। मतलब यह है कि हम इस सीक्वेंस की हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी। जैसे देखें, अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 मिल जाता है हमें, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा, 54 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आएगा, और इस तरह ये आगे सीक्वेंस चलती जाएगी। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखा। मैंने लिखा है सो 3 इज मल्टीप्लाइड, कि ये सीक्वेंस जो है इसमें ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं इन टर्म्स की वैल्यूज हासिल करने के लिए आपने हर पिछली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 पे आ जाए, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है। तो अब हमने ये देखना है कि इस सीक्वेंस की जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं ये कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब सेम जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट सॉल्व किए थे, पहले हम इस सीक्वेंस के लिए कॉमन रेशियो या रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी कि सीक्वेंस की सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करें
तो मैंने देखें 14 यानी कि इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म थी इस पे मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 को, यानी कि इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म थी। आप 14 पे 7 को डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 2। मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस की जो कॉमन रेशो या रेशो की वैल्यू है 2 है। तो हम इस सीक्वेंस की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलेगी। जैसे देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 मिल जाता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 मिल जाता है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें 56 मिल जाता है, और इसी तरह ये आगे सीक्वेंस चलती जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, हम सेम जिस तरह हमने पिछले 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, मैंने लिखा सो 2 इज मल्टीप्लाइड, कि इस सीक्वेंस की पिछली टर्म के साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस सीक्वेंस की अगली टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। नीचे हमें ये 2 सीक्वेंसेस दी गई हैं, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। हर सीक्वेंस में हमें 3-3 टर्म दे दी गई हैं। ठीक है, तो हमने इन 3 टर्म की बुनियाद पे ये मालूम करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरतीब पे या किस रूल के तहत बनाई गई है। ठीक है, देखिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था कि अगर आपके सामने इस तरह कोई भी नंबर सीक्वेंस आएगी तो वो जो नंबर सीक्वेंस होती है वो किसी खास तरतीब या किसी खास पैटर्न पे बनाई जाती है। ठीक है, वो जो पैटर्न या वो जो तरतीब होती है उसको उस सीक्वेंस का रूल कहा जाता है, यानी कि वो जो सीक्वेंस होती है वो उस रूल या उस कानून के तहत बनाई गई होती है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस रूल के तहत बनी हुई है, यानी कि हमने इस सीक्वेंस का पैटर्न या तरतीब मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब हम इसकी तरतीब या पैटर्न मालूम करते हैं। तो देखिए उसके लिए करेंगे, पहला स्टेप में कि सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उसमें से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो देखिए हमारा पहला स्टेप होगा, मैंने लिखा है यहाँ पर a2 माइनस a1। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको a2 से मैं शो कर रहा हूं और जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं a1 से शो कर रहा हूं। ठीक है, आपके पास इस तरह जब नंबर सीक्वेंस होगी तो उसमें जो पहली टर्म है उसको a1 से शो किया जाता है, दूसरी टर्म को a2 से, तीसरी टर्म को a3 से, चौथी टर्म को a4 से, और इसी तरह इस तरतीब से टर्म्स को शो किया जाता है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 का मतलब ये है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें। तो देखिए ये मैंने सेकंड टर्म लिखी और माइनस कर दिया मैंने इसमें से ये जो फर्स्ट टर्म थी इसको, तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a3 माइनस a2। ठीक है, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करने लगे, तो a3 की जगह ये जो थर्ड टर्म थी 62 ये मैंने पुट कर दिया, और a2 की जगह ये जो सेकंड टर्म है 57 इसको पुट किया। तो 62 में से 57 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। यहां पर भी हमें 5 ही आंसर मिला। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस की हर टर्म में 5 को अगर आप ऐड करें तो आपको अगली जो टर्म है या नेक्स्ट जो नंबर है उसकी वैल्यू मिलती है। देखें 52 में 5 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 में 5 ऐड करें 62 हो जाएगा। इसी तरह ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी। तो फिर इस सीक्वेंस की जो तरतीब है या इस सीक्वेंस का जो पैटर्न है जिस बुनियाद पर ये सीक्वेंस बनाई गई है वो क्या है कि हर टर्म में आप 5 को ऐड करते जाए। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे, इस सीक्वेंस के लिए जो रूल आएगा मैंने लिखा है रूल, और उसके बाद मैंने लिखा है एडिंग 5, यानी कि इस सीक्वेंस के हर टर्म में आप 5 ऐड करते जाएं तो आपको इस सीक्वेंस की अगली टर्म्स मिलती जाएंगी। ये रूल हो गया इस सीक्वेंस के लिए, या ये जो सीक्वेंस है इस रूल के तहत बनाई गई है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आप पार्ट 2 पे आ जाएं, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हमने वो पैटर्न या वो तरतीब मालूम करनी है जिस तरतीब या पैटर्न पे ये सीक्वेंस बनाई गई है। अब इस सीक्वेंस के लिए भी हम रूल फाइंड करते हैं, यानी कि हम वो तरतीब या वो पैटर्न मालूम करेंगे जिस तरतीब या जिस पैटर्न पे ये सीक्वेंस बनाई गई है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी, तो अब ये देखने के लिए कि ये सीक्वेंस कौन सी पैटर्न या किस तरतीब पे बनाई गई है, उसके लिए सेम हम जो पहला स्टेप है उसमें क्या करेंगे, जिस तरह के हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, हम इस सीक्वेंस की जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो देखें मैंने लिखा a2 माइनस a1। मैंने आपको बताया कि जो सीक्वेंस होती है इसमें जो टर्म्स होती हैं, पहली टर्म को a1 से शो किया जाता है, दूसरी टर्म को a2 से, तीसरी टर्म को a3 से, इसी तरह चौथी टर्म को फिर a4 से, और इसी तरतीब से मुख्तलिफ टर्म्स को सीक्वेंस में शो किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है a2 माइनस a1, यानी कि इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करें। तो ये मैंने सेकेंड टर्म पुट कर ली 85, और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म यानी कि 75 को, तो हमें आंसर मिला 7। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। तो देखें मैंने यहां पर लिखा a3 माइनस a2, यानी कि इस सीक्वेंस की जो तीसरी टर्म है उसमें से इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो मैंने 92 माइनस 85 लिख दिया।
तीसरी टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिला 7। अब यहां पर भी मुझे 7 आंसर मिला। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये किस पैटर्न या किस तरतीब पे बनाई गई है कि इसकी हर टर्म में आप 7 को ऐड करें तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में लिखा था। मैंने लिखा रूल इज इक्वल टू और उसके बाद मैंने लिखा एडिंग 7, यानी कि इस सीक्वेंस का जो पैटर्न है, जो तरतीब है, इस सीक्वेंस में जो अगली टर्म है वो किस तरह हासिल की जा रही है, पिछली टर्म में आप 7 को ऐड करें। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द पैटर्न रूल टू मेक द सीक्वेंस। नीचे हमें सीक्वेंसेस का पैटर्न या सीक्वेंसेस का रूल बता दिया गया है, तो हमने इस पैटर्न या इस रूल को यूज करते हुए सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपकी बुक में सीक्वेंस की जगह पैटर्न का लफ्ज लिखा गया है, जो कि मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर हमें पैटर्न ऑलरेडी दे दिया गया है, हमने सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, अगर आप अपने बुक में आंसर भी देखें तो वहां पर भी सीक्वेंसेस दी गई हैं, न कि पैटर्न दिया गया है, क्योंकि पैटर्न तो हमें ऑलरेडी यहां पर दे दिया गया है, या जो सीक्वेंस बनाने का रूल है वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, हमने यहाँ पर सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, बहरहाल आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ये हमें सीक्वेंस का एक पैटर्न या रूल बता दिया गया है, हमने इस रूल को यूज करते हुए सीक्वेंस बनानी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जो हमें रूल दिया गया था ये मैंने लिख दिया। अब ये रूल क्या है, स्टार्ट एट 8, यानी कि हमने जो सीक्वेंस बनानी है उसको हमने स्टार्ट कहां से करना है, यानी कि उस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू होगी 8, हमने 8 से स्टार्ट करना है एंड 8 टू ईच टाइम, और हर दफा हमने जो सीक्वेंस की पिछली टर्म है उसमें 2 को ऐड करेंगे तो हमें उस सीक्वेंस की अगली टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले स्टेप में हम ये करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर A1, हमें बता दिया गया कि जो सीक्वेंस है उसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, A1 से, तो पहली टर्म या A1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये जो टर्म की वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें 2 का इजाफा करते जाना है। ठीक है, तो देखें अब सेकंड हमारा जो स्टेप होगा उसमें मैंने लिखा A2, यानी कि इस सीक्वेंस की फिर जो सेकंड टर्म है वो किस तरह मिलेगी, हम पिछली टर्म में 2 का इजाफा कर देंगे, तो पिछली टर्म की वैल्यू या पहली टर्म की वैल्यू 8 है, इसमें 2 आप ऐड करें तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई इस सीक्वेंस की। अब थर्ड टर्म की वैल्यू मालूम करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म यानी कि जो 10 है इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और फिर फोर्थ टर्म हमें किस तरह मिलेगी, हम लिखेंगे A4। ठीक है, तो ये देखेंगे हमने थर्ड टर्म की वैल्यू लिखी 12 और इसमें हमने 2 को ऐड किया तो हमें फोर्थ टर्म या चौथी जो टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू मिल गई 14। ठीक है, इस तरह ये हमने इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म हमने मालूम कर ली। इसी तरतीब या इसी रूल के तहत ये सीक्वेंस आगे बनती जाएगी, यानी कि अगर अगली टर्म की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 से अगली टर्म अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो आप 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह आपके पास ये जो हमें सीक्वेंस का पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न या इस रूल को यूज करते हुए ये सीक्वेंस हम बना सकते हैं। तो हमने ये 4 जो पहली टर्म है ये मालूम कर ली, इतनी काफी है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे, मैंने लिखा है सो द सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी उसमें पहली टर्म 8 है, हमने स्टार्ट 8 से कर लिया और उसके बाद अगली टर्म की वैल्यू हासिल करने के लिए हम पिछली टर्म में 2 को ऐड करते जा रहे हैं, सेम जिस तरह यहाँ पर हमें बताया गया था। तो देखें ये मैंने जो पहली 4 टर्म थी ये मैंने लिख दी इस, और उसके बाद मैंने डॉट 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 डाल दिया, यानी कि ये सीक्वेंस आगे चलती जा रही है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, हमने इस रूल या इस पैटर्न को यूज करते हुए ये सीक्वेंस यहाँ पर लिख ली। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये रूल दिया गया है, तो हमने इस रूल या इस पैटर्न को यूज करते हुए सीक्वेंस बनानी है। इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने यहाँ पर ये जो हमें पैटर्न या रूल दिया गया था वो मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, स्टार्ट एट 3, यानी कि हमने जो सीक्वेंस बनानी है वो स्टार्ट कहां से होगी या उसकी पहली टर्म की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, एंड और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम, और उसके बाद हमने हर पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है इस सीक्वेंस की अगली टर्म की वैल्यू हासिल करने के लिए। ठीक है, तो देखें अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में तो हम इसकी जो हमें ये स्टार्टिंग वैल्यू बताई गई है वो मैंने लिख दी है, A1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि जो सीक्वेंस है उसकी जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू 3 है, हमने 3 से स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास टर्म की वैल्यू आई है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा A2। अब चूंकि हम सेकंड टर्म की वैल्यू मालूम करने लगे तो मैंने A2 लिख दिया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब थर्ड टर्म की वैल्यू मालूम करनी है तो हम जो सेकंड टर्म की वैल्यू आई है यानी कि ये 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फोर्थ टर्म की वैल्यू मालूम करने के लिए हम अब इस थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमें रूल बताया गया है। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 12 इंटू 2 24। तो इस तरह ये हमने इस सीक्वेंस की
पहली 4 टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसी तरतीब पे आप बाकी टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। हमने इस रूल या इस पैटर्न को यूज करते हुए इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, तो हमारे लिए इतनी काफी है। हम अपना आंसर लिखेंगे कि मैंने लिखा है सो द सीक्वेंस, कि जो सीक्वेंस बनेगी उसमें देखेंगे पहली जो टर्म है हमने स्टार्ट 3 से करना था, तो ये 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बाकी इसकी 4 जो टर्म मालूम की है ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखें सीक्वेंस में हमने स्टार्ट कहां से किया, 3 से। ठीक हो गया, हमसे कहा गया था कि 3 से स्टार्ट करना है, तो ये 3 से स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हर टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। नीचे हमें ये मुख्तलिफ सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो इनमें कुछ टर्म जो है वो मिसिंग है। ठीक है, ये जो मिसिंग टर्म है, जो मिसिंग नंबर्स हैं यहाँ पर, ये हमने मालूम करने। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें अब ये 3 जो टर्म्स हैं ये मिसिंग हैं, तो हमने ये मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब देखें हम इस सीक्वेंस का पैटर्न या इसकी तरतीब समझते हैं, ये सीक्वेंस किस तरतीब या किस पैटर्न पे बनाई गई है। अगर मैं इसकी तरतीब समझ में आ जाएगी तो इसकी जो मिसिंग 3 टर्म है वो भी हम लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर 7 में आप 3 ऐड करें तो आपको 10 मिलेगा, 10 में 3 ऐड करें तो 13 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस सीक्वेंस का जो पैटर्न है, ये जो तरतीब है, उसमें हम पिछली टर्म में अगर 3 ऐड करें तो हमें अगली टर्म की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो अगली 3 टर्म जो मिसिंग टर्म है वो हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर पिछली टर्म में 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो देखें अब इसकी जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास आएंगी जब हम 13 में 3 को ऐड करें तो 16 मिलेगा। ठीक है, 16 में 3 को ऐड करें तो 19 मिलेगा, 19 में 3 को ऐड करें तो 22 मिलेगा। और इस तरह अगर 22 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपको 25 यानी कि ये वाली टर्म मिल जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो मिसिंग टर्म थी ये 16, 19 और 22। मैंने इनका कलर चेंज कर लिया, वैसे आपको समझाने के लिए आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस सीक्वेंस की जो मिसिंग टर्म थी वो हमने मालूम की। उसके लिए पहले हमने इस सीक्वेंस के पैटर्न या तरतीब को समझा। हमने देखा कि हर पिछली टर्म में अगर आप 3 को ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरतीब और इसी पैटर्न पे फिर हमने इसकी जो मिसिंग 3 टर्म थी वो हमने मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें ये जो 3 मिसिंग टर्म है इनको हम मालूम करेंगे या इनको फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब पहले हम इस सीक्वेंस की जो तरतीब है या पैटर्न है उसको समझते हैं कि किस तरतीब पे ये सीक्वेंस बनाई गई है। देखिए 6 में अगर आप 6 को ऐड करें तो 12 मिलेगा, 12 में अगर आप 6 को ऐड करें तो 18 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस की जो पिछली टर्म है उसमें अगर आप 6 ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलती जा रही है। ठीक है, तो फिर इसी तरतीब या इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम इसकी जो रिमेनिंग 3 जो मिसिंग टर्म है वो हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 18 में आप 6 को ऐड करें तो 24 मिलेगा, 24 में आप 6 को ऐड करें तो 30 मिलेगा और 30 में आप 6 को ऐड करें तो 36 मिलेगा। तो ये इसकी जो 3 मिसिंग टर्म थी वो मैंने लिख दी और आखिर में ये वाली जो टर्म थी 42 ये मैंने लिख दिया, क्योंकि ये देखें 36 में अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो आपको 42 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो 3 मिसिंग टर्म थी इस सीक्वेंस की ये हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, मैंने इनको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया आपको समझाने के लिए। आपको अगर कलर यूज नहीं करना तो आप इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करें। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें ये जो 3 मिसिंग टर्म है ये हमने मालूम करनी है। तो पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस की पैटर्न या तरतीब को हम पहले समझते हैं कि किस तरतीब या किस पैटर्न के तहत ये सीक्वेंस बनी है। जब हम उस तरतीब को समझ जाएंगे तो इसकी जो 3 मिसिंग टर्म है वो हम लिख सकेंगे। अब देखें 23 में से अगर आप 3 को माइनस करें तो 20 मिलता है, 20 में से 3 को माइनस करें तो 17 मिलता है। इसका मतलब यह हो गया कि इस सीक्वेंस की तरतीब क्या है कि आप पिछली टर्म में से 3 को माइनस करें तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो फिर इस पैटर्न या इस तरतीब को यूज करते हुए इसकी जो 3 मिसिंग टर्म है वो हम लिख सकते हैं। 17 में से 3 को माइनस करें तो 14 मिलेगा, 14 में से 3 को माइनस करें तो 11 मिलेगा और 11 में से 3 को माइनस करें तो 8 मिलेगा। ठीक है, और आखिर में ये वाला जो 5 है ये मैंने लिख दिया। अब देखें 8 में से अगर आप 3 को 5 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो 3 मिसिंग टर्म थी वो हमने लिख दी। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इनको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाए। यहाँ पर ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें ये 3 टर्म मिसिंग है, तो इनको हम फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब इस सीक्वेंस की तरतीब या पैटर्न को समझते हैं कि किस पैटर्न या किस तरतीब पे ये सीक्वेंस बनाई गई है। ठीक है, तो देखें 98 में से 2 को माइनस करें तो 96 मिलता है, 96 में से 2 को माइनस करें तो 94 मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है इसकी तरतीब क्या होगी या पैटर्न क्या हो गया कि इसकी पिछली टर्म में से 2 को माइनस करें तो आपको अगली टर्म की वैल्यू मिलती है। ठीक है,
तो अब हम इसी तरतीब और इसी पैटर्न को यूज करते हुए इसकी जो 3 मिसिंग टर्म है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 94 में से 2 को माइनस करें तो 92 मिलेगा, 92 में से 2 को माइनस करें तो 90 मिलेगा, और 90 में से 2 को माइनस करें तो 88 मिलेगा। तो ये जिसकी 3 मिसिंग टर्म थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी और इनको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 86 था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें 88 में से 2 को माइनस करेंगे तो 86 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस सीक्वेंस की जो 3 मिसिंग टर्म थी वो हमने यहाँ पर मालूम कर ली। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। ये नीचे हमें कुछ नंबर सीक्वेंसेस दी गई, जैसे ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ऐसा। ठीक है, ये हमें मुख्तलिफ नंबर सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो हमने हर नंबर सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें अब ये पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे, इसको सोल्यूशन है। पहले तो हमें जो सीक्वेंस ये दी गई थी ये मैंने लिख दी है। ठीक है, अब हम इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें जनरल टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये मैंने यहां पर पुट किया हुआ है, ये है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने ये वाला फॉर्मूला जुबानी याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने आपकी बुक के पेज 80 से लिखा हुआ है। अब वहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहां पर जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने जो फॉर्मूला है उसको बिल्कुल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म में इसको लिखा है। यही फॉर्मूला आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा, तो आपने ये फॉर्मूला जुबानी याद रखना है। अब इस फॉर्मूला में हम एक तो a1 ये वैल्यू हमें चाहिए और एक हमें d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है वो a1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो a1 हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a1 के सामने मैंने लिख दिया 6। ठीक है, तो ये हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई और d जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको d से शो किया जाता है। ठीक है, हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पर हम डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस को d से शो करते हैं। अब मैंने ये d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा। देखिए मैंने 13 माइनस 6 लिखा, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई 7। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई a1 और d, तो ये दोनों वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट मैंने लिखा है पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं इनको हम अब इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये a1 की जगह मैंने 6 पुट कर दिया और इस d की जगह मैंने ये 7 यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये जो 7 है इसको ब्रैकेट के अंदर ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं n और -1, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 6 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये प्लस का साइन मैंने एज इट इज लिख दिया, और 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n हो जाएगा, और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इसमें अब ये -7 और +6, यहां पर 6 के साथ कोई साइन नहीं है, तो हम जानते हैं कि किसी वैल्यू के साथ जब कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये +6 है और ये -7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने an लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 7n यहां पर लिख दिया, और 6 को 7 में से माइनस करें तो 1 आंसर मिलेगा। लेकिन आंसर के साथ हम जो साइन है वो कौन सा पुट करेंगे, बड़ी वैल्यू का। अब 7 चूंकि 6 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो मैंने आंसर के साथ यहां पर माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ गई। मतलब ये है कि अब ये जो जनरल टर्म है, वैसे तो हमने यहां पर कोई वैल्यू आगे फाइंड नहीं करनी, हमारा आंसर आ गया यहां पर, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखें अगर अब हमसे कोई कहता है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी 50वीं जो टर्म होगी या 50वें नंबर पे जो टर्म होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम इस जनरल टर्म को यूज करते हुए इस सीक्वेंस की 50वीं टर्म या 50वें नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, n की जगह हम 50 पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने 50th टर्म मालूम करनी है। n की जगह यहां पर भी 50 पुट कर लें, यहां पर भी 50 पुट कर लें, तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो 50वीं टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप इस सीक्वेंस की अगर कोई आपसे कहता है कि 100वीं या 100th जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए आप n की जगह जो है 100 पुट कर लेंगे, यहां पर भी 100 पुट कर लेंगे, तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो 100th टर्म है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि आप इस सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू अब इस जनरल टर्म को यूज करके मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, यहां पर हमें ये सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म मालूम करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने जो नंबर सीक्वेंस हमें दी गई थी ये मैंने लिख दिया।
अब सेम यहां पर हम फॉर्मूला जो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था वो फॉर्मूला पुट करेंगे। ये मैंने यहां पर फॉर्मूला पुट किया जनरल टर्म मालूम करने का, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये आपको जिस तरह आपको पार्ट 1 में मैंने बताया कि ये फॉर्मूला मैंने आपकी बुक के पेज 80 से लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर जो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में थोड़ा सा शायद आपको डिफरेंस लगे, लेकिन एक्चुअली में यही फॉर्मूला है, मैंने थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यही फॉर्मूला आपकी जो बड़ी क्लासेस है वहां पर भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूला को जुबानी याद कर लेना है। अब हमें इस फॉर्मूला में एक तो A1 इसकी वैल्यू चाहिए और एक हमें D की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया। देखें, जो A1 है हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी नंबर सीक्वेंस में जो सबसे पहली वैल्यू होती है, जो सबसे पहली टर्म होती है, वो A1 के इक्वल होती है। तो ये A1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ये जो D है, D आपको मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, सीक्वेंस की किसी भी दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको D से शो किया जाता है। इसको कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो D जो है, अब देखेंगे मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो 7 माइनस 5 कर दिया, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमारे पास A1 और D ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट मैंने लिखा है पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इनको इस फार्मूला में पुट करें। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें ये हो गया an इज इक्वल टू, और ये A1 की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, इसी तरह n-1 लिखा और उसके बाद इस D की जगह मैंने ये 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें, देखें ये तो an और ये 5 ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें, ये मैंने लिखा an, ये इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद इज इक्वल टू, और ये 2n एज इट इज आ जाएगा, और ये 5 है और यहाँ पर -2 है, 5 में से 2 को माइनस करें तो पीछे आपको 3 मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई इस नंबर सीक्वेंस के लिए। जनरल टर्म क्या है, an इज इक्वल टू 2n+1। अब ये हमारा आंसर आ गया, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में समझाया था कि ये जो जनरल टर्म आपके पास आई है, इस जनरल टर्म के जरिए आप इस सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपसे कोई कहता है कि आप इस सीक्वेंस की जो 100th टर्म है या 100वीं टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे, n की जगह 100 पुट कर लेंगे, तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है इसकी जो 100वीं टर्म है या 100 नंबर पे जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप इस जनरल टर्म को यूज करते हुए इस सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिख ली। अब हम सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था, हम जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया जनरल टर्म फाइंड करने का, ये है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट्स में बताया कि ये फॉर्मूला मैंने आपकी बुक के पेज 80 से लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर जो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला में शायद आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आए, लेकिन एक्चुअली में ये सेम फॉर्मूलाज हैं। मैंने सिंपल इस फॉर्मूला को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। यही फॉर्मूला आपकी आगे जो बड़ी क्लासेस हैं वहां पर भी यूज होगा, तो आप इस फॉर्मूला को जुबानी याद रख लें, ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूला में एक तो हमें a1 की वैल्यू चाहिए और एक हमें इस d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सेम जिस तरह के हमने पिछले 2 पार्ट्स में किया था, हम जानते हैं कि किसी भी जो सीक्वेंस होती है उसकी जो पहली टर्म होती है, पहला नंबर होता है, वो a1 के इक्वल होता है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और d जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, किसी भी सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको d से शो किया जाता है, इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं d की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास आंसर आ गया 5। अब ये मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई और a1 की वैल्यू भी आ गई। ये अब यहां पर हम पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो हमारे पास इस नंबर सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें ये आ गया an इज इक्वल टू, अब a1 की जगह मैंने ये 4 पुट कर दिया और इस d की जगह मैंने ये 5 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया an इज इक्वल टू, ये आ गया 4, और उसके बाद इस 5 को n से मल्टीप्लाई करें तो 5n हो जाएगा, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे आ जाएगा an इज इक्वल टू, और ये 5n मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर अब -5 प्लस 4 के साथ कोई साइन नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू या किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता
तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। ये +4 है और ये -5 है। 5 में से 4 को माइनस करें तो आंसर मिलेगा 1, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 5 चूंकि 4 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहां पर हमने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस नंबर सीक्वेंस के लिए। ये हमारा आंसर आ जाता है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, इस जनरल टर्म का मतलब ये है कि आप इस टर्म की मदद से अब ये जो नंबर सीक्वेंस है इसकी किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपसे कोई कहता है जी कि हमें 50th या 50वीं टर्म की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे? n की जगह 50 पुट कर लेंगे, तो आपके पास इस नंबर सीक्वेंस की जो 50वें नंबर पे जो टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कोई अगर आपसे कहता है कि 100th टर्म या 100वीं जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करके दें, तो यही जनरल टर्म हम यूज करेंगे। n की जगह हम 100 पुट करेंगे, तो हमारे पास इस नंबर सीक्वेंस की जो 100th टर्म है या 100वीं टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। इसमें हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिख दी। अब नेक्स्ट हम इसके लिए जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो सेम जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट में सॉल्व किया था, पहले हम जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पुट करेंगे। आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि ये फॉर्मूला मैंने आपकी बुक के पेज 80 से लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और इस फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। एक्चुअली में ये फॉर्मूला सेम ही है दोनों, चाहे आपकी बुक में है या यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि यही फॉर्मूला आगे आपकी बड़ी क्लासेस में भी यूज होगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला जुबानी याद रख लेना है। अब इस फॉर्मूला में एक तो हमें A1 की वैल्यू चाहिए और एक हमें D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जनरल टर्म फाइंड करने के लिए ये दो वैल्यूज चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो जिस तरह हमने पिछले तीनों पार्ट में सॉल्व किया, हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है, ठीक है, जो पहला नंबर होता है वो A1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये A1 की इक्वल मैंने 2 को लिख दिया और उसके बाद इस D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D जो है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको D से शो किया जाता है, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करूंगा। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि दो टर्म के दरमियान डिफरेंस की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई? 10 आ गई। तो ये हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई, ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब आप ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास इस नंबर सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखें मैंने लिखा पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज आई हैं इनको आप इस फार्मूला में पुट करें। तो देखें जब आप फार्मूला में पुट करेंगे ये वैल्यूज, तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये A1 की जगह मैंने A1 की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पर, इसी तरह इस D की जगह मैंने ये जो D की वैल्यू थी ये यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा AN इज इक्वल टू, ये 2 और प्लस मैंने एज इट इज लिख दिया, ये 10 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो 10n हो जाएगा और ये 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। देखें ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया AN इज इक्वल टू, ये 10n मैंने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर -10 है और ये +2 है। जिस तरह आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि जब किसी नंबर या किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये +2 है और ये -10 है। 10 में से 2 को माइनस करें, आपको आंसर मिलेगा 8, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 10 चूंकि 2 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन था तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई, ये हमारा आंसर आ जाता है। यहां तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह के पिछले तीनों पार्ट में मैंने समझाया कि इस जनरल टर्म का मतलब ये है कि अब हम ये जो नंबर सीक्वेंस है इसकी किसी भी टर्म के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर हमसे कोई कहता है कि आप इस नंबर सीक्वेंस की जो 50वीं टर्म है या 50th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस ये जो n आ रहा है यहां पर और यहां पर हम 50 पुट करेंगे तो हमारे पास इस नंबर सीक्वेंस की जो 50वीं टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह का कोई कहता है कि 100th टर्म या जो 100वीं टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए आप इस n की जगह 100 पुट कर लें दोनों जगह पे, तो आपके पास इस नंबर सीक्वेंस की जो 100वीं टर्म है या 100th टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।